So good morning students. Today we are going to start one new lecture and one new chapter. The second chapter of chemistry and the name of chapter is structure of atom. Students, structure of atom उसमें हम सबसे ज्यादा जो जानने वाले हैं वो है सबसे पहले एटम के बारे में। देखो एटम क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, एटम के बारे में आपने भी पढ़ा होगा 8th और 9th में, उसके बारे में आता है कि एटम क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, पुराने समय से बहुत साल पहले ऐसा कहा जाता था। देखो एटम कोई नई बात नहीं है, एटम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अप्रोक्सीमेट 400 इयर्स अगो एटम्स की बात होती थी। ऐसा भी कहा गया है कि जो एटम है उसके बारे में हमारे लोगों ने क्या कहा है, ध्यान से देखो। एटम की जो पुरानी कहानी है वो कहती है कि किसी भी मैटर जिसको हम देख रहे हैं, किसी भी मैटर अगर हम उसको काटना शुरू कर दें, उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो डिवाइड करते करते जो लास्ट पार्टिकल बचेगा जिसे हम अल्टीमेट पार्टिकल बोलेंगे, उस अल्टीमेट पार्टिकल को हमने नाम दिया है एटम। तो एटम क्या है? किसी भी मैटर को आप काटना शुरू कर दो, काटते 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 लास्ट में जो भी पार्टिकल बचेगा जो अनकटेबल होगा, ऐसा पार्टिकल जिसे आप अब काट नहीं सकते। मैटर को काटना शुरू किया, काटते 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 एक लास्ट पार्टिकल आपको मिला जिसको आप अब काट नहीं सकते, वो अनकटेबल पार्टिकल जिसे आप बोलोगे एटम। यानी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो अनकटेबल है, एक अनकटेबल पार्टिकल जिसे आप एटम कहोगे। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये पार्टिकल अनडिवाइजेबल है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप काट नहीं सकते, उसको आप डिवाइड भी कैसे करोगे? तो इसे आप अनडिवाइजेबल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा पार्टिकल जो मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है, जिसे और ज्यादा आप कट नहीं कर सकते, उसे आप बोलोगे एटम। देखो ग्रीक में अगर आप देखो ना, तो ग्रीक में एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है एटोमियो, और एटोमियो उसका मीनिंग ही होता है अनकटेबल। एटोमियो का मीनिंग ही होता है अनकटेबल, और उसके ऊपर से ही हमने एटम को एटम नाम दिया। वो पार्टिकल, मैटर का वो अल्टीमेट पार्टिकल जिसको आप नहीं काट सकते, और जिसको आप नहीं काट सकते ग्रीक में उसे कहा जाता है एटोमियो। और उस ग्रीक वर्ड एटोमियो के ऊपर से हमने उस पार्टिकल का नाम रखा एटम, और तब से एटम की शुरुआत हुई। तब से हमने उसको एटम से जानने लगे। तो यहां से एटम वर्ड की शुरुआत हुई। तो क्लियर हुआ एटम कहां से आया? किसी भी मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल जिसे और ज्यादा आप कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे आप क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? एटम बोलोगे। तो क्लियर हो गया एटम क्या होता है। लेकिन याद रखो ये सब पुरानी कहानी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सब पुरानी कहानी है। इसी कहानी को बाद में रिवाइव किया गया डाल्टन के थ्रू। जॉन डाल्टन ने भी यही बात समझाई कि अगर आप किसी भी मैटर को ले लो और उसको काटना शुरू करो, तो उसका जो भी आखिरी पार्टिकल बचेगा, उस पार्टिकल को आप बोलोगे एटम। और वो पार्टिकल कैसा होगा? अनडिवाइजेबल होगा, अनकटेबल होगा। डाल्टन ने भी यही बात कही। साथ ही साथ डाल्टन ने एक सेंटेंस कहा। डाल्टन ने क्या कहा मालूम है? डाल्टन ने कहा एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन ने ऐसा भी कहा। पहली बार डाल्टन ने ये तो कहा ही है कि एटम अनकटेबल होता है, अनडिवाइजेबल होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी
डाल्टन की एटॉमिक थियरी यानी कि द थॉट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन की जो भी एटॉमिक थियरी थी ना, उस एटॉमिक थियरी ने हमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज होते हैं उन सबको समझाया। यानी कि डाल्टन की थियरी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को समझाती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिन प्रैक्टिकल को डाल्टन की थियरी नहीं समझा सकती। जैसे कि अगर हम ग्लास के साथ सिल्क को रब करें तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। ग्लास और सिल्क एक दूसरे के साथ जब हम रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज कहां से आया, कैसे आया, इन सब के बारे में डाल्टन की थियरी नहीं समझा सकती, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी कि डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है उसकी कुछ लिमिटेशन थी। और उस टाइम जब डाल्टन ने थियरी दी, उस टाइम सभी साइंटिस्ट ने इस थियरी को माना था कि भाई डाल्टन ने जो भी कहा है बढ़िया बात करी है। साथ ही साथ हमारा साइंस विकसित भी हो रहा था। आगे जाकर के जब साइंस और विकसित हुआ तो हमने पाया कि डाल्टन ने बोला था कि एटम को कोई कट नहीं कर सकता, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि एटम्स हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि एटम्स उसको हम कट भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो उस टाइम जब डाल्टन ने ये लो दिया तब रेडिएशन के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोग रेडिएशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन बाद में सबने देखा कि भाई कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन जनरेट करते हैं। अब सवाल ये उठा कि एलिमेंट्स के एटम अगर रेडिएशन को जनरेट करते, रेडिएशन आते कहां से? और जब हमने उसके ऊपर रिसर्च करी तो मालूम पड़ा कि ये जो एटम है उसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं। यानी कि हमारे एटम के अंदर भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रेडिएशन देती है। और बाद में हमारे साइंटिस्टों ने जब रिसर्च करी तो मालूम चला कि ये जो एटम जिसे हम अनकटेबल बोलते थे, अनडिवाइजेबल बोलते थे, अब हम उसी एटम को डिवाइड कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। और बाद में हमारे साइंटिस्टों ने उसी एटम को डिवाइड किया, और जब एटम को डिवाइड करा गया तब हमने पाया कि एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। सिर्फ एटम मैटर का आखिरी पार्टिकल नहीं है, उस एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल, एसएपी। और इन एसएपी में जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है अपना इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल कौन है? इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हैं, मेसॉन, ग्रेविटॉन, पॉजिट्रॉन। लेकिन जो फंडामेंटल की अब हम बात करेंगे, जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि ई नेगेटिव, प्रोटॉन यानी कि P+ और न्यूट्रॉन यानी कि N0। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना, 0, उसका चार्ज 0 होता है। इन सब के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पहले टाइम में कहा जाता था कि जो एटम होता है वो अनकटेबल, अनडिवाइजेबल होता है।
ऐसा भी कहा जाता था, और डाल्टन ने कहा था कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और हम सभी ने मान लिया था कि जो भी मैटर होती है ना उन सब का अल्टीमेट पार्टिकल कौन होता है, एटम होता है। लेकिन जब साइंस ने और ज्यादा विकास किया तो हमें मालूम चला कि भाई ये जो एटम होता है ना उसे भी हम काट सकते हैं, और जब एटम कटता है तो उसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलो अब हम जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो हेडिंग लगा देंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था, क्या था, थॉमसन। थॉमसन, फैराडे, क्या था बोलो। देखो पहली बात, अभी तो हम अगर हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो कहा गया है थॉमसन। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ा था और उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लो कि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को देखा, उसको अनुभव किया, उसको फील किया, तब उसने उस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था कैथोड रेस। ध्यान से सुनना, जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को देखा या फिर फील किया, इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता, उसको हम फील करेंगे, उसकी प्रेजेंस को हम फील करेंगे। तो जब उसने उसकी प्रेजेंस को फील किया तो उसने कहा कि ये जो भी मुझे दिख रहा है या फिर फील हो रहा है ये कैथोड रेस है। उसके बाद उसने उसको कहा कैथोड पार्टिकल, और उसके बाद किसी और वैज्ञानिक ने उस कैथोड पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, थॉमसन ने ये जो प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल के लिए उसने जो फैराडे था, साइंटिस्ट फैराडे, उसकी कैथोड ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो सभी साइंटिस्ट इकट्ठे होकर के काम करते हैं, ओके। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ध्यान से देखना। तो अगर कोई आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी तो आपको बोलना है जे थॉमसन ने, ओके। चलो तो क्वेश्चन आया तो थॉमसन, ओके, लेकिन ध्यान से थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। ऐसी होती है। इस कैथोड रे ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड रखे, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी याद रखना कि ये बैटरी कैसी बैटरी है, ये बैटरी ऐसी बैटरी है जिसका वोल्टेज हम अपने आप सेट कर सकते हैं, ऐसी बैटरी मान लो कि हमारे पास है। साथ ही साथ ये जो ट्यूब है, उस ट्यूब के ऊपर ऐसे कोई फनेल होती है और उस फनेल के साथ कनेक्टेड होता है वैक्यूम पंप। यहां पे वैक्यूम पंप होगा। वैक्यूम पंप क्या करेगा, वैक्यूम पंप ट्यूब के अंदर जो गैस होंगे उस गैस का प्रेशर कम करेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर हम कुछ गैस भर देंगे, और उसके बाद वैक्यूम पंप की मदद से अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करेंगे। देखो प्रेशर कैसे कम होगा, जैसे ही हम वैक्यूम पंप को चालू करेंगे तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर से जो गैस होता है उसको बाहर लेकर के आएगा, मतलब कि अंदर से जो गैस होता है उसको खींच लेगा। जैसे जैसे वो गैस को खींचेगा अंदर जो, हाँ